नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसेंट में दो ऐसी कंपनीज के आईपीओज आए हैं जिन्हें मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि ये दोनों कंपनीज स्ट्रांग मोड है एंड सनराइज इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। उनमें से एक कंपनी आइडिया फोर्ज पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था एंड आज के वीडियो में हम सेकंड कंपनी यानी कि साइंट डीएलएम पर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, डिस्पाइट अ स्मॉल चैनल, हमने जो इन्फॉर्मेशन निकालकर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थी, प्रेजेंटली यूट्यूब पर इन कंपनीज पर इतना इन डेप्थ एनालिसिस अवेलेबल नहीं है ड्यू टू लेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि खुद से एनालिसिस कर पाएं तो वीडियो में डिस्कस किए हुए सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखें, क्योंकि यही पॉइंट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। तो आज के वीडियो में जो डिस्कशन होगा उसमें सबसे पहले हम साइंट डीएलएम के आईपीओ डिटेल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें यह भी डिस्कशन होगा कि आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस होगा, उसके बाद हम की फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे, नेक्स्ट कंपनी के फ्यूचर आउटलुक पर बात होगी एंड लास्ट में हम सम अप भी करेंगे। कंपनी का जो आईपीओ आया है उसका इशू साइज 592 करोड़ है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस कितने प्रीमियम पर ओपन होगा उसको देखना होगा, अदरवाइज कंपनी की इंप्लाइड मार्केट कैप 2100 करोड़ है। आईपीओ में ऐड होने वाले इन्वेस्टर्स के कंफर्ट के लिए कंपनी ने एक मार्क्यू इन्वेस्टर जिसका नाम है अमानसा इन्वेस्टमेंट से 108 करोड़ रेज किए हैं सेम प्राइस पर, दैट इज 265 रुपीज पर शेयर, जो कि इशू प्राइस भी है। यहां से भी हमें कंपनी की गुडविल एंड रेपुटेशन का पता चलता है। अब आता है कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो फंड रेजिंग कर रही है उसका यूटिलाइजेशन कहां करेगी। तो सबसे पहले इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी 291 करोड़ स्पेंड करेगी। उसके बाद अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी 44 करोड़ स्पेंड करेगी। कुछ लोन का प्री पेमेंट या रीपेमेंट करने के लिए कंपनी 161 करोड़ स्पेंड करेगी। उसके बाद इनऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए कुछ एक्विजिशंस करना चाहती है एंड उसके लिए 70 करोड़ इन्वेस्ट करेगी एंड लास्ट में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी 26 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, जो कि एक सनराइज सेक्टर है इंडिया में। वो ऐसे कि ग्लोबली जो ईएमएस मार्केट है वो 4.9% के सीएजीआर से ग्रो करेगी ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स एंड इंडिया में यही सेक्टर 7% के सीएजीआर से ग्रो कर सकता है। इंडिया में ये इंडस्ट्री अगले कई डिकेड्स तक फ्लोरिश करने वाली है। साइंट डीएलएम इस इंडस्ट्री में पावरफुल प्लेयर है जो अपने क्लाइंट्स को एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। कंपनी हाई एंट्री बैरियर वाली एंड नीच ईएमएस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, जिनका एप्लीकेशन एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन एंड ऑटोमोटिव सेक्टर में है, जिनकी काफी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली आती है। इसमें कंपनी दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक तो है बिल्ड टू प्रिंट, यहां कंपनी के क्लाइंट्स इनको कोई डिजाइन प्रोवाइड करते हैं एंड कंपनी उस डिजाइन के लिए अपने क्लाइंट्स को एजाइल एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड दूसरा है बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन मॉडल, यहां कंपनी इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड बिल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए कंपनी कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट्स, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विलांस रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम्स एंड रडार सेंसर एंड आरएफ प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी सेक्टर के लिए कंपनी जो दूसरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें है पीसीबी असेंबली, वायर स्टॉक केबल हार्नेस, वाइब्रेशन टेस्टिंग एंड फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज सेक्टर के लिए कंपनी जिन सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाती है उसमें मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट, लाइफ साइंसेज एंड डायग्नोस्टिक्स एंड एडवांस सर्जिकल सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स आते हैं। इनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वैल्यू इंजीनियरिंग, वेंडर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट, कंप्लायंस इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेंस इंजीनियरिंग जैसी सर्विसेज आती है। कुछ प्रोडक्ट्स जो इस सेक्टर में कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें आते हैं नॉन इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सिस्टम्स, एक्स-रे स्ट्रोक एमआरआई सब सिस्टम्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपनी जिन सेगमेंट्स में सर्व करती है उसमें आता है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरेज एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके लिए कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वैल्यू इंजीनियरिंग, वेंडर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट एंड कंप्लायंस इंजीनियरिंग। एंड इसके लिए कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसके लिए बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स, स्मार्ट मीटर्स, फ्लो मेजरमेंट एंड एनालिसिस यूनिट्स एंड रूम एंड प्लांट कंट्रोलर्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। कम्युनिकेशन सेक्टर में कंपनी जिन सेगमेंट्स को सर्व करती है उसमें सेलुलर कम्युनिकेशंस, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, वीडियो ऑन डिमांड, आईपी टेलीफोनी,
ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री एंड M2M मैनेजमेंट सेगमेंट आते हैं। इनके लिए कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें रूटर्स, बेस स्टेशन इक्विपमेंट, गेटवे कंट्रोलर्स, वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस एंड सेट टॉप बॉक्सेस बनाती है। ऑटोमोटिव सेक्टर में कंपनी जिन सेगमेंट्स को सर्व करती है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, सेफ्टी, ADAS एंड व्हीकल कनेक्टिविटी आते हैं। इनको जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वैल्यू इंजीनियरिंग, वेंडर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट एंड कंप्लायंस इंजीनियरिंग जैसी सर्विसेज आती हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी हाई एंट्री वैल्यू वाली इंडस्ट्री से बिलोंग क्यों करती है, क्योंकि जो इनके क्लाइंट्स हैं वो क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी सिस्टम के फेल होने के कारण कई सारी ह्यूमन लाइफ्स एंड ह्यूज इकोनॉमिकल लॉस होना तय है। कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम के फेल होने से किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ क्या होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो रडार, सर्विलांस सिस्टम, रडार सेंसर्स एंड RF प्रोडक्ट्स हैं, बेशक ये ग्राउंड स्टेशन पर काम करते हैं लेकिन इनका यूटिलाइजेशन और भी कहीं ज्यादा अहम है। वो ये है कि इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से ग्राउंड स्टेशंस को एयर ट्रैफिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, इंक्लूडिंग कौन सी फ्लाइट कौन से रूट पर है, हाइट, स्पीड एटसेट्रा। इन्हीं के कारण हमारी सिविल एविएशन फंक्शन कर रही है एंड इन्हीं के कारण हमारे डिफेंस फोर्सेस ये पता कर पाते हैं कि एयर स्पेस में कोई थ्रेट तो नहीं है एनिमी की तरफ से, जैसे कि एनिमी का कोई एयरक्राफ्ट, कोई मिसाइल या कोई ड्रोन। आई होप कि अब आपको इनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की सीरियसनेस को समझ रहे होंगे। इस बिजनेस से कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 6,280 करोड़ थी, फाइनेंशियल ईयर 22 में 7,205 करोड़ थी, फाइनेंशियल ईयर 23 में 8,320 करोड़ थी, फाइनेंशियल 24 के एस्टिमेट्स हैं 9,652 करोड़ के एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के एस्टिमेट्स हैं 11,389 करोड़। उसके बाद EBITDA, जिसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंशियल ईयर 21 में था 459 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22 में है 840 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में था 877 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 के एस्टिमेट्स हैं 1081 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के एस्टिमेट्स हैं 1367 करोड़। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 156 करोड़ था, फाइनेंशियल 22 में 507 करोड़ था, फाइनेंशियल 23 में 432 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 24 के एस्टिमेट्स हैं 755 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के एस्टिमेट्स हैं 970 करोड़। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 118 करोड़ थे, फाइनेंशियल ईयर 22 में 398 करोड़ थे, फाइनेंशियल ईयर 23 में 317 करोड़ थे, फाइनेंशियल ईयर 24 के एस्टिमेट्स हैं 555 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के एस्टिमेट्स हैं 713 करोड़। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के एस्टिमेट्स है 37.8 एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के एस्टिमेट्स हैं 29.5, जो कि बेटर हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स को देख के लगता है कि कंपनी ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल एंड हाईली एफिशिएंट बिजनेस कर रही है। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की ऑर्डर बुक से हमें यह पता चलता है कि कंपनी के क्लाइंट कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर कितना भरोसा करते हैं। तो कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 2432 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ये काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छी अर्निंग्स, अच्छे एग्जीक्यूशंस, मार्जिन एक्सपेंशंस एंड फाइनेंस कॉस्ट पर सेविंग्स, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास हनीवेल, थेल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मॉलबियो एंड ABB जैसे क्लाइंट्स हैं। कंपनी को टॉप 5 क्लाइंट से 67% रेवेन्यू मिलती है एंड टॉप 10 क्लाइंट से 99%, जो कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इस तरह की इंडस्ट्री में यहाँ ये ट्रेंड देखने को मिलता है क्योंकि हायर एंट्री बैरियर के कारण क्लाइंट्स को भी अच्छे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाली कंपनी को पकड़कर रखना पड़ता है। कंपनी के जो टोटल 35 क्लाइंट्स हैं उनमें से 20 तो लार्ज इनोवेटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सब सिस्टम के। अब आता है कि कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो करेगी। तो सबसे पहले रीजन यही है कि इंडिया में ये सनराइज इंडस्ट्री है एंड काफी नीश इंडस्ट्री है एंड बहुत कम प्लेयर इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं ड्यू टू हाई एंट्री बैरियर, लेकिन कंपनी ऑलरेडी एक डोमिनेंट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। इसके साथ गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस, जहां डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन फील्ड में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लगातार बैन किया जा रहा है ड्यू टू द रिस्क ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसलिए कंट्री में ऐसी कंपनीज अच्छी ग्रो कर रही हैं एंड फ्यूचर में और भी ग्रो करेंगी। उसके बाद मेक इन इंडिया एंड PLI जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव से भी इस तरह की कंपनीज को टेलविंड्स मिल रही है। कंपनी अपने आप में बड़ा पोटेंशियल रखती है एंड इसी के चलते कंपनी 2432 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी है। अभी तक कंपनी के बारे में हमने कुछ अच्छी बातें की थी, लेकिन अब कंपनी से जुड़े कुछ की रिस्क को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, कुछ क्लाइंट्स अगर कंपनी से निकलते हैं तो इसका बुरा इंपैक्ट होगा कंपनी पर, क्योंकि कम क्लाइंट से कंपनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट करती है।
नेक्स्ट है अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड उसके बाद है ग्लोबल स्लोडाउन। इनमें से अगर कुछ भी होता है तो कंपनी पर बुरा इंपैक्ट जरूर होगा। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, लिस्टिंग कितने प्रीमियम पर होगी ये देखना भी अहम होगा, लेकिन जिस तरह से आईपीओ को रिस्पांस मिला है, एक्सपेक्टेड है कि साइंट डीएलएम की लिस्टिंग काफी धमाकेदार होने वाली है, जो कंपनी की वैल्यूएशन को हाई भी कर सकती है। इसलिए एसआईपी मोड में ऐसी हाई ग्रोथ कंपनी को एक्युमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि काफी सारी सॉलिड कंपनीज रिसेंट पास्ट में जब हाई प्रीमियम पर लिस्ट हुई तो कुछ दिनों के अपरन के बाद उनमें बड़ी करेक्शन भी हुई। इसलिए आप एसआईपी मोड में या डिप में या लो वैल्यूएशन पर जब मिले तो इसमें एक्युमुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।